हेलो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज हम इस वीडियो में जो लोन माफ़ी के बारे में बात करेंगे कि अगर आपके ऊपर लोन है तो आप कैसे उसे माफ़ करवा सकते हैं, कौन से ऐसे कानून हैं और कौन से उन कानूनों के प्रावधान हैं जो आपके लोन माफ़ के बारे में बताते हैं कि किन स्थितियों में आपका लोन माफ़ होगा या कैसे बैंक आपका लोन माफ़ कर सकता है। यह चीज़ें मैंने बहुत से लोगों को बताई है और उन्होंने जो है इसका फ़ायदा उठाकर अपना लोन भी माफ़ करवाया है। तो चलिए देखते हैं क्या है ये कानून और क्या उनके प्रावधान। इस वीडियो का पर्पज एजुकेशनल है, मेरा इंटेंशन और मोटिव सिर्फ एजुकेशनल है, इसके अलावा और कुछ नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। लोन माफ देखिए, लोन दो प्रकार के होते हैं। पहले हम बात करेंगे लोन कितने प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के होते हैं, एक होता है सिक्योर लोन, एक होता है इनसिक्योर लोन। पहले मैं सिक्योर लोन के बारे में बात करूंगा कि अगर सिक्योर लोन है तो आप उसे कैसे माफ करवा सकते हैं, कौन कौन से कानून और कौन कौन से प्रोविजन। उसके बाद हम अनसिक्योर लोन के बारे में बात करेंगे कि उसे कैसे माफ करवा सकते हैं। दोनों की प्रक्रिया अलग है, दोनों के कानून अलग अलग है। तो सिक्योर लोन के बारे में जो कानून है वो है इंस्ट्रूमेंट नेगोशिएबल एक्ट, इंस्ट्रूमेंट नेगोशिएबल एक्ट 1881। इसकी धाराएं हैं जो लोन माफी से संबंधित, उसके बारे में बताऊंगा। दूसरा कानून है बैंकिंग विनियमन अधिनियम, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, विनियमन एक्ट 1949। और तीसरा जो कानून है इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी एक्ट 2016। इसके बाद संविधान के भी कुछ प्रोविजन हैं जो लोन माफी के बारे में बात करते हैं, या जो कहते हैं कि जो सरकार को है शक्ति देते हैं, इनडायरेक्ट देते हैं, डायरेक्ट उल्लेख नहीं है संविधान में, लेकिन इनडायरेक्ट है। वो प्रोविजन है अनुच्छेद 246 और अनुच्छेद 282। तो चलिए पहले इनके बारे में बात कर लेते हैं। ये प्रावधान क्या, इनमें कौन कौन से प्रावधान हैं। देखिए, जो इंस्ट्रूमेंट नेगोशिएबल एक्ट है 1881, इसमें यह प्रोविजन दिया गया है कि बैंक वाले और ऋणदाता, यानी ऋणदाता और जिसने ऋण लिया है उसके बीच में समझौता हो सकता है और उस समझौते के तहत जो है ऋण माफ किया जा सकता है। ठीक है, ऋण माफ किया जा सकता है। अब सिक्योर लोन एंड सिक्योर लोन में थोड़ा सा विषय पे जाने से पहले बता दूं, सिक्योर लोन कौन से होते हैं। सिक्योर लोन वो होते हैं जिसमें आपने कुछ गिरवी रखा हो, जैसे कार लोन हो गया, हाउस लोन हो गया, ठीक है, या गोल्ड लोन हो गया, या जो है किसान कृषि कार्ड के तहत केसीसी जो बनता है, किसान इसमें अपनी जमीन जो है बैंक के पास जमा करवाता है, एक तरीके से गिरवी रखता है। ठीक है, ये हो गए सिक्योर लोन, ये हो गए। अब इन्हीं के बारे में बात कर रहा हूं, जो ये प्रोविजन बता रहा हूं तो ये है सिक्योर लोन से संबंधित, यानी जिसने जो किसान कृषि कार्ड से संबंध में लागू होंगे, कार लोन, हाउस लोन, गोल्ड लोन के संबंध में लागू होंगे। तो इंस्ट्रूमेंट नेगोशिएबल एक्ट के तहत ऋणदाता और ऋण लेने के वाले के बीच जो समझौता किया जा सकता है, उस समझौते के तहत जो ऋण माफ हो सकता है। तो ये बैंक और जिसको ऋण दिया है उसके बीच के बारे में। जैसे यह लगता है बैंक को कि अब ऋण नहीं वापिस आएगा, तो वह कुछ कह सकता है कि हाँ, आप हमें इतनी धनराशि जमा करवा दीजिए, बाकी हम आपका माफ कर देंगे ऋण। ठीक है, तो इसके तहत ये प्रोविजन है इंस्ट्रूमेंट नेगोशिएबल एक्ट 1881 के तहत। ध्यान रखिए, धारा 138 जो है इसकी धारा 138 जो है चेक बाउंस को एक दंडनीय अपराध बनाती है। ठीक है, बैंक अपना जो आपके ऊपर केस करता है, जैसे अगर आपने ऋण नहीं दिया बैंक को वापस, आपने ऋण नहीं चुकाया, तो उस मामले में बैंक के पास ये ऑप्शन होता है कि वह जो आपने चेक दिया था, आपने जब ऋण लिया होगा, सिक्योर ऋण जब लिया होगा, उस टाइम पर बैंक आपसे जो एक खाली चेक लेता है। अब बैंक उसको क्या करेगा, उस खाली चेक को जो है डाल देगा और बाउंस का केस भी आप पर लगा देगा। तो इस प्रकार से केस की प्रक्रिया जो है बैंक शुरू करता है। लेकिन जब ये समझौता होगा तो ये धारा 138 का यह प्रोविजन लागू नहीं होगा। ठीक है, यह धारा 138 से बाहर होगा अगर बैंक समझौता कर लेता है। तो इसके तहत बैंक के पास दो ही ऑप्शन है, या तो वह चेक बाउंस के जरिए जो केस शुरू कर दे अगर आपने ऋण नहीं चुकाया, या फिर आपसे समझौता कर ले। तो यहाँ पर अगर बैंक समझौता करता है तो फिर धारा 138 का जो चेक बाउंस वाला केस वाला प्रोविजन वो लागू नहीं होगा। ठीक है, अब आते हैं दूसरा बैंकिंग विनियमन अधिनियम के बारे में। देखिए, जो ये बैंकों की प्रक्रिया को नियमित करता है, जो मैंने यहाँ पर ऋण माफी के संबंध में बताया। जैसे बैंक अब ऋण माफ करेगा किसी का, तो यह मनमाने तरीके से नहीं कर सकता है, इसको एक प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी, एक प्रोसेस अपनानी पड़ेगी, और वह प्रोसेस डिफाइन किया गया बैंकिंग विनियमन एक्ट 1949 में। उस प्रोसेस के तहत यह बैंक जो ऋण माफ कर सकता है। ठीक है, जैसे कई बार क्या होता है कि ऋण देने वाला ऐसी हालत में नहीं होता है, ऐसी स्थिति में नहीं होता कि वह ऋण चुका सके, तो ऐसे में बैंक को कुछ विवेकीय शक्तियां दी गई हैं कि वह उसका ऋण माफ कर सकता है, लेकिन उसको वह एक प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी, और वह प्रक्रिया जो बैंकिंग विनियमन एक्ट 1949 में दी गई है उसी के तहत वह जो है उनका ऋण माफ कर सकता है। ठीक है, अब आते हैं हम इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी एक्ट 2016 के तहत। देखिए, इसकी दो धाराएं इंपॉर्टेंट है, धारा 7 और धारा 31। धारा 7 के तहत क्या है कि बैंक जो है, मान लीजिए कि बैंक को पता चल गया है कि है जिस व्यक्ति ने हमसे ऋण लिया था वह दिवालिया हो गया है, अब वह हमारा ऋण नहीं चुका सकता है। तो ऐसे मामले में बैंक क्या करेगा, बैंक उसने जो संपत्ति गिरवी रखी थी उस व्यक्ति ने ऋण लेते समय, उस संपत्ति की नीलामी के संबंध में जो है केस फाइल कर सकता है। धारा 7 के तहत दिवालिया से संबंधित केस फाइल कर सकता है, और इसके बाद जो है जो परिणाम होगा, रिजल्ट होगा, जो समाधान निकल कर आएगा केस का, उसकी वह धारा 31 में बताया गया है कि जो समाधान होगा संपत्ति की नीलामी से संबंधित, यानी किसी ने ऋण लिया था, अब वह ऋण को चुकाने की स्थिति में नहीं है, तो बैंक जो है इस एक्ट के इस इंसॉल्वेंसी बैंक कोड है, सॉरी एक्ट नहीं है, कोड है,
ठीक है। इसके तहत आईबीसी के तहत, इंसॉल्वेंसी बैंक कोड के तहत वह न्यायालय में जाएगा, याचिका लगाएगा और संपत्ति को नीलाम करने से संबंध जो है समाधान लेगा। उसके बाद वहां पर दोनों में समझौता होगा कि वह इतनी संपत्ति इसकी जब्त करेगा और इसके बदले जो इसका इतना ऋण बैंक की तरफ से माफ किया जाएगा। तो यहाँ भी ऋण माफी का प्रोविजन है। तो जो संपत्ति मान लीजिए यहाँ पर बैंक से इस व्यक्ति ने ऋण लिया था 10 लाख का और उसकी संपत्ति है मान लीजिए 12 लाख की, और कोर्ट ने समझौता किया और उस व्यक्ति के संबंध में या दोनों के संबंध में जो समझौता हुआ, यह समझौता हुआ कि 8 लाख तक की संपत्ति जो है उसकी जब्त की जाएगी। यहाँ पर मान लीजिए बैंक ने जो है इसकी 12 लाख की संपत्ति बेची, तो जो बचे हुए 4 लाख हैं वो वापस जो इसको ऋण लेने वाले को दे दिए जाएंगे। तो यहाँ पर जो बचा हुआ धन है वो बैंक लौटाएगा उसको, जिसने ऋण लिया था उसके ऋण की रिकवरी होने के बाद, यानी जितना डिसाइड हुआ था। जरूरी नहीं जितना ऋण लिया था उतना ही वह पूरा लेगा। जैसे अगर उसने 10 लाख का ऋण लिया था, 10 लाख का ऋण लिया था, अब समाधान जो हुआ है कि बैंक और उसके बीच कोर्ट के थ्रू कि वो उसको 8 लाख दे दे, तो 8 लाख, और मान लीजिए जिसकी संपत्ति जो है 12 लाख की है इस व्यक्ति की, तो 12 लाख की संपत्ति में से 8 लाख काट के ये ऋण को खत्म करके और जो 4 लाख जो है उसको वापस लौटा देगा। ये मैंने एक एग्जांपल देकर आपको समझाया है, ठीक है। तो ये हो गया मामला। अब आते हैं संविधान के 246 और 282 पर। देखिए संविधान का अनुच्छेद 246 तो है जो है वह केंद्र और राज्य सरकार को है शक्ति देता है कि वह जो है ऋण माफी से संबंधित योजनाएं चला सकता है, यानी वह राहत संबंधी योजनाएं चला सकता है, ठीक है। आपने सुना होगा कि कई बार राज्य सरकारों ने ऋण माफ किए हैं, कई बार पॉलिटिकल पार्टीज जो है सरकार बनाने से पहले यह वायदे करते हैं कि हम आपका ऋण माफ कर देंगे। तो वह इसी प्रोविजन के तहत होता है अनुच्छेद 240। अनुच्छेद 282 के तहत जो केंद्र राज्य को विशेष अनुदान देता है, ठीक है, किसी मामलों में, जैसे उत्तर पूर्वी मामले में हो गया, शुरुआत में जो है जब स्वतंत्र हुआ भारत उस टाइम पर उत्तर पूर्वी जो राज्य हैं या जो बंगाल बिहार हैं, इनको जो जूट या कपास से संबंधित जो है विशेष अनुदान दिए गए थे उस टाइम पे। तो इसी प्रकार जो है केंद्र जो है ऋण को माफ करने से संबंधित भी अनुदान दे सकता है अनुच्छेद 282 के तहत, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं अन्य कौन से ऐसे तरीके हैं सिक्योर्ड ऋण में जो है कि ऋण माफ किया जा सकता है, वो मैं बताने वाला हूँ। देखिए ये तरीके मैंने बता दी कानून से संबंधित। अब मान लीजिए किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, व्यक्ति की मृत्यु हो गई, ठीक है। अब उनके परिवार वाले जो है ऋण चुकाने की स्थिति में नहीं है, तो ऐसी स्थिति में भी जो बैंक स्थितियों को देखते हुए ऋण को माफ कर सकता है, ठीक है। यह भी पावर दी गई है जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है 1949, जिसके बारे में अभी मैंने बात की थी, जो प्रक्रिया को बताता है उसमें बात दी गई। दूसरी स्थिति है आपदा आ जाती है, जैसे किसानों की फसल खराब हो गई या बाढ़ आ गई, सूखा आ गया, या जैसे अब कोविड-19 संबंधी आपदा थी, तो उस टाइम पर भी ऋण माफ किए जाते हैं। जैसे 2008 में सरकार ने एक योजना चलाई थी किसानों की, जो है कृषि ऋण माफ के संबंध में, कृषि ऋण माफ संबंधी योजना चलाई थी 2008 में। तो उसके तहत भी जो बहुत से लोगों के किसानों के ऋण माफ किए गए थे। तो सरकार भी आपदा जब आती है या उसके टाइम पे जो है ऋण माफी की योजनाएं चलाती है, जैसे 2008 में योजना थी। और दूसरी बात है कि जब कोविड-19 आया था तो उस टाइम भी जो है सरकार ने क्या किया था कि जो दरें थी ऋण की वो कम कर दी थी, कुछ मामलों में सेटलमेंट भी हुई थी। तो ये अन्य चीजें होंगी सिक्योर्ड ऋण के बारे में। तो इस तरीके से आप जो अपना ऋण जो लोन माफ करवा सकते हैं। अब हम आते हैं अनसिक्योर्ड लोन के बारे में। अनसिक्योर्ड जो लोन को कैसे माफ करवाया जा सकता है, तो इसमें देखिए कोई गिरवी चीज नहीं रखी जाती है बैंक के पास, ना ही ज्यादा दस्तावेजीकरण होता है, यानी डॉक्यूमेंट बैंक के पास ज्यादा होते हैं आपके संबंध में, जैसे क्रेडिट कार्ड हो गया या जो आजकल ये नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनियां हैं जो ऋण देती हैं, इसमें ज्यादा कुछ गिरवी नहीं रखा जाता है। और इसी कारण जो है इनका इंटरेस्ट रेट यानी ब्याज दर जो है हाई होता है। इसी संबंध में जो आरबीआई की गाइडलाइन है, उन गाइडलाइन के जरिए जो है आप अपना ऋण माफ करवाने का एक तरीका निकाल सकते हैं। वो गाइडलाइन क्या है, वो तरीका क्या है, वो मैं आपको बताता हूँ। इसको मैं थोड़ा सा साफ कर देता हूँ। वो तरीका क्या है, वो तरीका मैं आपको बताता हूँ। देखिए आरबीआई ने गाइडलाइन जारी की है कि जो एनबीएफसी है, ये नॉन बैंकिंग कंपनियां हैं जो ऋण देती हैं, वह ऐसा नहीं करेंगी, वह ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे जो है उस व्यक्ति के जीवन के अधिकारों का उल्लंघन हो। यानी उसके जो है इनडायरेक्ट तरीके से कहूँ मैं अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 21 का, अनुच्छेद 21 देता है आपको अधिकार इज्जत से जीने का, समझ गए, यानी डिग्निटी के साथ अपनी जिंदगी को व्यतीत करने का। आप कोई जो डिग्निटी के साथ अपनी जिंदगी को व्यतीत करने का, आप कोई यह कर्मी आता है जिसे आपने ऋण लिया है कंपनी वाला और आपके साथ ये बदतमीजी करता है, आपकी बदनामी करता है, तो आप इसकी वीडियो बना सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। आप उसकी वीडियो बना सकते हैं या कॉल करता तो आप उसको बता सकते हैं कि देखो मैं आपकी रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, आप ये जो बदतमीजी करना मेरे साथ बंद कीजिए। अगर वो आपके ऊपर प्रेशर डालता है, दबाव डालता है, अगर आपने बिना उसको बताए उसकी कॉल रिकॉर्डिंग की तो वो कोर्ट में एडमिसेबल नहीं होगी, ठीक है। ये ध्यान रखना, उसको आपने बताना रिकॉर्डिंग में, देखो मैं आपकी कॉल रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। उसके बाद अगर आप रिकॉर्डिंग करेंगे तो वो कोर्ट में एक एविडेंस के तौर पर एडमिसेबल होगी, ठीक है। तो आपको ये करना है, यह आपके 21 का उल्लंघन हो जाएगा, 14 का उल्लंघन हो जाएगा, उनसे 14 का। अगर जो अनसिक्योर्ड लोन में कंपनी वाले आपके साथ बदतमीजी करते हैं आकर, या आप उनको पता है कि आपके पास चुकाने के लिए कुछ नहीं है, तो उसमें भी एक समझौते संबंधित
जो है ऐसा पॉइंट आता है कि आपके साथ समझौता कर सकते हैं या कर लेंगे, लेकिन आपके साथ वो बदतमीजी नहीं कर सकते, मारपीट नहीं कर सकते। अगर वो ऐसे करते हैं तो उनकी वीडियो बनाकर या ऐसी चीज़ें कर आप कोर्ट में जा सकते हैं और अंत में जो है उनको आपके साथ समझौता करना पड़ेगा। अगर उन्होंने ऐसा कुछ किया है तो और आपकी यहाँ पर एक ऋण माफ से संबंधित जो है बात भी निकल कर आ सकती है। ठीक, आपका ऋण माफ हो सकता है। तो ये थे सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड ऋण माफ के संबंध में सारे प्रोविजन, सभी बातें। आशा करता हूँ आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी होगी। मेरी आपसे यही विनती है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ठीक है, और लाइक करना और कमेंट करके बताना। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। मैं यही कानूनी ज्ञान आपके लिए, कानूनी ज्ञान से संबंधित वीडियो आपके लिए लाता रहता हूँ, जिनका दिन प्रतिदिन के जो जीवन में है, जिनका काम होता है या जिनका ज्ञान काम आपको आता है। तो चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। तब तक बने रहिए, जुड़े रहिए। जय हिंद।